मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, आज हम मनु को पढ़ेंगे और मनु के बारे में जानेंगे कि मनु कौन थे और उन्होंने कौन सी मनुस्मृति की रचना कब की और उनकी मनुस्मृति की रचना का जो काल है वो कब का माना जाता है। ज़्यादातर जो विचारक हैं और ज़्यादातर जो इतिहासकार हैं उन सब का मानना अलग अलग तिथियों में मनुस्मृति की रचना का काल जो है वो माना जाता है। मनु के जीवन काल के विषय में निश्चित मत निर्धारण करना बहुत ही कठिन प्रतीत होता है। भारतीय साहित्य में मनु को मानव सभ्यताओं के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। सतपथ ब्राह्मण में जल पलावन की घटना के उल्लेख के माध्यम से बताया गया कि जल पलवान के पश्चात मनुष्यों में केवल मनु ही शेष रहे और इस प्रकार के भावी सभ्यता के सूत्रधार बने। एक मान्यता ये भी है कि मनुस्मृति मनु के रचनाकार थे और यह मान सही रचनाकार थे तथा ये है कि उनको मनु नाम की उपाधि प्रदान की गई थी, जिसके कारण भी यह नाम पड़ा है। और मनु ही मनुस्मृति के रचनाकार थे। यह मान्यता सही प्रतीत होती है क्योंकि जल पलावन में केवल मात्र मनु के बचे रह जाना संभव नहीं है और कारण उस समय संगठित सामाजिक व्यवस्था के अस्तित्व का प्रश्न भी नहीं था। पौराणिक आख्यानों में से मनु परंपरा का उल्लेख मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव सभ्यता का सूत्रधार होने के कारण मनु सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या और विधियों की संहिताबद्ध प्रस्तुति के संस्थागत प्रतीक बन गए। इस प्रकार इस मनु परंपरा को ही किसी पाश्चात्यवर्ती मनु ने मनुस्मृति की रचना माना है। वैदिक साहित्य, स्मृति, महाकाव्य, नीति शास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। मनुस्मृति का जो रचनाकाल है उसमें सभी विद्वान एक मत नहीं है, सब किसी का मानना अलग अलग है मान्यता। आधुनिक काल के विभिन्न विदेशी एवं भारतीय विद्वान मनु के परिचय एवं मनुस्मृति के रचनाकाल के बारे में उपरोक्त जो विवरण हमने पढ़ा उससे सहमत नहीं है। इन विद्वानों ने मनुस्मृति में उपलब्ध सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं भारतीय इतिहास के विभिन्न तथ्यों को आधार बनाकर मनु एवं मनुस्मृति के काल को तय करने का प्रयास किया है। मजूमदार एवं पुशालकर ने मनुस्मृति और मनु का काल ईसी पूर्व 3110 माना है और इसके अलावा विलियम जोन्स ने ईसा पूर्व 1200 वर्ष माना है और जो S.L. अलितकर के अनुसार मनुस्मृति ईसा पूर्व 200 से 200 ईस्वी तक के मध्य की रचना है। K.P. जायसवाल ने मनुस्मृति को ईसा से 200 वर्ष बाद की रचना बताया है, किंतु मैक्स मूलर का मत है कि यह ईसा से 500 वर्ष बाद की कृति है। इस जो विचार हैं उनसे ऐसा लगता है कि ये लोग सहमत नहीं हैं, किंतु मनुस्मृति के रचना काल के बारे में आधुनिक विद्वानों में पर्याप्त मतभेद होने के बाद भी अधिकांश विद्वान जायसवाल का जो मत है उससे सहमत हैं। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। मनुस्मृति मूल रूप से राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ में वर्णित विषय वस्तु व्यापक है। उसमें सामाजिक व्यवस्था के सभी पक्षों से संबंधित आचार संहिता प्रस्तुत की गई है। राज्य को मनुस्मृति सामाजिक व्यवस्था की एक अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण उपव्यवस्था के रूप में मान्यता दी जाती है। मनु राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या कहते हैं? मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो विवरण मिलता है उससे सहज ही अनुमान लगा सकते हैं हम लोग कि वे राज्य की दैवीय शक्ति जो है, दैवीय उत्पत्ति जो सिद्धांत है उसे वे मान्यता प्रदान करते हैं। मनु का मत है कि इस संसार में राज्य के न होने पर बलवानों के डर से प्रजा में व्याप्त असुरक्षा के कारण संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की है, उसे यहाँ भेजा है। ये स्पष्ट है कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया है। इस तथ्य से यह व्यक्त होता है कि मनु ने प्रसंग के अनुसार राजा और राज्य को पर्यायवाची शब्द के रूप में स्वीकार कर लिया, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि मनु शासक के रूप में राजा और एक संप्रभु संस्था के रूप में राज्य के मध्य कोई सैद्धांतिक भेद नहीं करते हैं। शासक की दैवीय उत्पत्ति का संकेत देते हुए मनु ने कहा है कि ईश्वर ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर इन सब देवताओं के कुछ अंश लेकर राजा की उत्पत्ति की है, उसको सृष्टि की है। मनु का कथन है कि समस्त देवों के नित्य अंश से रचित होने के कारण राजा का तेज
सब जीवों से अभिभूत करता है। मनु के अनुसार यह राजा देखने वाले के नेत्र तथा मन को सूर्य के समान संतप्त करता है, अतः पृथ्वी पर कोई भी इसे देखने में समर्थ नहीं है। मनु कहते हैं कि राजा जिस सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है उसे मनुष्यों द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। इन 8 जो ईश्वर के रूप हैं, प्रतिबिंब हैं, उन सब को लेकर के एक शक्तिशाली राजा की उत्पत्ति की गई है। इस अर्थ में यह वह संप्रभु शक्ति का प्रतीक दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य के अर्थ में प्रयोग किया गया है राजा के शब्द का। राजा के साथ दिव्य शक्ति के संयोग द्वारा मनुष्य स्पष्ट करना चाहते हैं मनु कि राज्य की शक्ति का अतिक्रमण करना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके दुष्परिणाम होते हैं। मनु ने चेतावनी दी है कि अग्नि असावधानी से उसे स्पर्श करने वाले व्यक्ति को जलाती है, किंतु राजाग्नि चिर संचित धन संपदा सहित समस्त कुल को ही जला देती है, उसे नष्ट कर देती है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति की प्रक्रिया का व्यवस्थित विवेचन नहीं किया है। राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में ईश्वरीय हस्तक्षेप का संकेत मनु के इस आग्रह को व्यक्त करता है कि जनता की गतिविधियों के उद्देश्यपूर्ण नियंत्रण का विचार सामान्य मानवीय विवेक की तुलना में उच्चतर और श्रेष्ठ है। मनु द्वारा राज्य संस्था के साथ जो दिव्यता संयुक्त की गई है वह राज्य सत्ता की दिव्यता है, राजा की नहीं। मनु ने राजा को केवल ऐसे अभिकर्ता के रूप में चित्रित किया है जो निर्धारित उद्देश्यों के लिए दिव्य सत्ता का समय विशेष पर उपयोग करता है। मनु ने जो सभी देवताओं का अंश लेकर जो राजा की उत्पत्ति की है उसे श्रेष्ठ राजा माना है। मनुस्मृति में राज्य की सत्ता को अति मानवीय व दिव्य मानते हुए इस दिव्यता को शासक के लोक कल्याणकारी दायित्व की पवित्रता के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। मनु का राज्य की जो सप्तांग सिद्धांत है वो 7 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है मनु का। और मनु के जो घटक हैं वो हैं स्वामी, मंत्री, पुर, राज्य, कोष, दंड, सेना और मित्र। ये सब मिलकर के मनु के राज्य का सप्तांग सिद्धांत बनता है और ये राज्य का कार्य करने में सक्षम है। स्वामी अर्थात राजा जो राज्य का पूरी तरह देखभाल करता है, संपन्न अच्छे से व्यवस्था करता है। ऐसे राजा को नैतिक गुणों, प्रशासनिक क्षमता तथा दायित्व के प्रति निष्ठा से युक्त राज्य के लिए आवश्यक माना गया है। मंत्री, मनु का मत है कि राज्य का कार्य कुशल मंत्रियों के बिना संभव नहीं है। मंत्रियों के साथ चलने पर ही शासन की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। मनु ने मंत्रियों के लिए आवश्यक गुणों और योग्यताओं का भी विस्तार से वर्णन किया है। पुर, राज्य की ऐसी राजधानी से जो भली भांति सुरक्षित हो। मनु ने पुर में सुरक्षित दुर्ग की आवश्यकता व्यक्त की है। मनु ने दुर्ग की कई श्रेणियां बताई हैं, जल दुर्ग, मही दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग, गिरि दुर्ग आदि बहुत सारे ऐसे हैं चीज़ें जिनको उन्होंने बताया है। राज्य के अंगों में राज्य का भी वे उल्लेख करते हैं। मनु ने राज्य शब्द का प्रयोग जनपद के अर्थ में किया है। इस प्रकार मनु ने राज्य में राज्य की सीमाओं के अधीन आने वाली भूमि और उसमें निवास करने वाले जनता को सम्मिलित किया है। कोष, राज्य में शासन के पास एकत्रित धन मनु ने कोष का नाम दिया है और धन की आवश्यकता समुचित व्यवस्था का संचालन करने के लिए आवश्यक होती है। उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए, उनके दायित्वों को पूरा करने के लिए कोष की आवश्यकता होती है। दंड, सुरक्षा के लिए दंड या सेना को मनु ने बहुत ही जरूरी माना है। मनु ने सेना के अनेक अंगों तथा हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना, पदाति सेना का उल्लेख किया है तथा राजा को परामर्श दिया है कि वह सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ बनाकर राज्य की रक्षा की व्यवस्था करे। और फिर वे आते हैं मित्र पर। मनु ने मित्र को राज्य के आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार करके 2 तथ्यों की ओर संकेत दिया है। यह भी कि राज्य शून्य में नहीं रहता, उसे दूसरे राज्यों के संबंध में अनिवार्य रूप से संबंध बनाने होंगे। द्वितीय यह है कि राज्य को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह प्रयत्न करना चाहिए कि उसके अन्य राज्यों से संबंध मैत्रीपूर्ण रहें। इस प्रकार से मित्र की भी आवश्यकता महसूस की गई है। राज्य की प्रकृति के उपयुक्त विवेचन से हम ये समझ सकते हैं कि ये सप्तांग सिद्धांत वास्तव में राज्य की प्रकृति को समझने के लिए पूर्ण आधार नहीं माना जा सकता। वास्तव में मनु ने तो राज्य की संरचना और उसकी गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यक साधनों को ही राज्य के अंगों या प्रकृति का नाम दिया है। राज्य के इन सभी अंगों के तुलनात्मक महत्व के संबंध में मनु का दृष्टिकोण स्पष्ट है। उसका मत है कि प्रत्येक प्रकृति को उसके पश्चात दी गई प्रकृति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाना चाहिए।
इन सब तत्वों से मिलकर के मनु के राज्य का सप्तांश जो सिद्धांत है वह पूर्ण होता है। मनु ने कहा है, जिस कार्य विशेष की सिद्धि किसी भी प्रकृति विशेष से संभव होता हो, उस प्रकृति को विशिष्ट कार्य के संदर्भ में श्रेष्ठतर माना जाना चाहिए। इन सब की जो निर्भरता है राज्य में वो एक दूसरे पर रहती है, प्रत्येक राज्य के लिए ये बहुत ही जरूरी है।